हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो देखिए, आपने मेरे यहाँ इस चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री को तो देखा ही होगा। लेकिन उस वक्त जो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई थी वो बहुत ही जल्दी में बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं पढ़ाई थी, और उसकी पीपीटीज वगैरह भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो मैंने सोचा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को भी यहाँ पे कवर कर दिया जाए। अब संजीव वर्मा कंप्लीट हो चुकी है इकोनॉमी के लिए, तो कुछ नया करना है, और साथ में साथ हम गवर्नमेंट स्कीम्स और लेक्सिकन भी लेके चलते रहेंगे। तो आइए देखिए पहला लेक्चर, और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा, ताकि मैं बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ एंथुजियास्टिकली इसको कंप्लीट करूं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अच्छा, सोर्स मैं बता दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये सोर्स विजन IAS की वर्ल्ड हिस्ट्री है, और काफ़ी सारे टॉपर्स इसको रिकमेंड करते हैं, तो हमने वहीं से ही ली है, और हम उसी को ही पूरा कवर करेंगे बिकॉज दे हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। फाइन। तो पहला टॉपिक उसके अंदर है वर्ल्ड बिफोर 18th सेंचुरी। अच्छा, इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा विजन IAS की जो वर्ल्ड हिस्ट्री की PDF है, ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। तो आई बात वर्ल्ड बिफोर 18th सेंचुरी। आइए थोड़ा समझते हैं। हम थोड़ा ये जानेंगे कि 18th सेंचुरी के पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हमें समझना ज़रूरी है। जैसे कि हम बहुत पहले की बातें जब समझते हैं एशियन से लेके, तभी तो हम कनेक्ट कर पाते हैं ना चीज़ों को, कि आज हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ तो बीच में क्या हुआ था। वैसे ही बहुत सारा ज़रूरी हो जाता है जब हम इन इवेंट्स को पढ़ना चाहते हैं कि वर्ल्ड में आखिरकार क्या हुआ, तो हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि 18th सेंचुरी के पहले क्या हुआ था। तो यहाँ पे समझिए कि जैसे जैसे शुरुआत हुई यहाँ पे 18th सेंचुरी की, तो उसमें देखिए क्या होने लगा, कि यहाँ समझिएगा एंड ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंग्लैंड। कि भाई फ्यूडलिज्म यहाँ पे धीमे धीमे इंग्लैंड के अंदर ख़त्म होने लगा था। अच्छा, फ्यूडलिज्म इंग्लैंड में पहले ख़त्म हो गया, ये याद रखिएगा। अभी मैं सब बताऊंगी फ्यूडलिज्म क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी ये बात समझिए कि इंग्लैंड में पहले ख़त्म हो गया था, लेकिन बाकी पूरे यूरोप में फ्यूडलिज्म बाद में ख़त्म हुआ है। ठीक है, इंग्लैंड में आप जानते हैं पहले डेवलपमेंट्स आए हैं। उसके बाद क्या, कि नंबर ऑफ टाउन्स और सिटीज़ बढ़ने लग गए थे 18th सेंचुरी के आते आते। ट्रेड काफ़ी बढ़ने लग गया था। हम्म और अब मनी बेस्ड इकोनॉमी होने लगी थी। पहले कौन सी इकोनॉमी थी? पहले इकोनॉमी लैंड बेस्ड हुआ करती थी, है ना। फ्यूडलिज्म था। अब फ्यूडलिज्म फ्यूडलिज्म बार बार आ रहा है। ऐसे समझो एक पॉलिटिकल स्टेट ऐसी जिसमें यहाँ पे जो सर्विसेज देता है बंदा, है ना, उनको बदले में लैंड दी जाती है। टेनेंट्स आर गिवन लैंड इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज वगैरह। अभी आपको और डिटेल समझाऊंगी, फिलहाल मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है। उसके बाद क्या होने लगा था, मर्चेंट क्लास अब यहाँ पे निकल के आने लगा था, कि भाई क्योंकि ट्रेड वगैरह हो रहा है तो मर्चेंट क्लास का राइज भी देखने को मिलता है। एब्सोल्यूट मोनार्क, मतलब इंग्लैंड के अंदर डेमोक्रेसी थी। एंड आफ्टर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 के रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हो गई थी इंस्टेड ऑफ मोनार्की, है ना। ये बात समझिएगा। उसके बाद ये जो कैथोलिक चर्च थे उनकी पावर में भी कमी देखने को मिल रही थी। देखिए, ये जो रिलीजियस वाला मामला है ना, ओवर ज़्यादा रिलीजन के ऊपर डिपेंड करना, या ये जो सुपरस्टिशियस तरीक़ों से लोगों को समझाने वाली बातें हैं, ये सब ऐसा ही नहीं है कि हमारे देश में देखने को मिलता है। ये इंग्लैंड में, यूरोप में हमसे बहुत पहले ये चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को समझ समझ के साइंटिफिक तरीक़ों की तरफ बढ़ गए। तो यहाँ पे भी ये बता रहे हैं, मैं आपको बताऊँगी कैसे चर्च का क्या रोल था वहाँ पे। तो अब क्या होने लगा था, डिक्लाइन होने लगा था चर्च, कैथोलिक चर्च की पावर में। उसके साथ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म बढ़ने लग गया था, है ना। वही सब समझ रहे हैं, सब क्या है कि भाई सब ट्रेड वगैरह होगा तो ये बढ़ेगा ही। और समझिए एक क्या था, कि यहाँ पे जो ब्रिटिश और फ्रेंच की राइवलरी थी, ये दुश्मनी जो है वो एकदम पीक पे आ गई थी। ठीक है, वो तो देखा है हम लोगों ने, हर ही जगह पे देखा है, कहाँ नहीं देखा। तो इतना समझा हमने। अब यहाँ पे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है फ्यूडलिज्म का। तो समझते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए, मेडिवल पीरियड के टाइम की बात है ना।
एक होता है एशियन पीरियड, एक मेडिवल पीरियड, एक मॉडर्न पीरियड। तो मेडिवल पीरियड में समझिए यूरोप में क्या था। अगर अगर हम देखें कि मेडिवल पीरियड यूरोप के अंदर कौन सा रहा, तो वो रहा 600 एडी से लेके आपका 1500 एडी तक के लिए। तो इस पीरियड में बहुत सारे सोशल, बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिले हैं। बहुत बदलाव तो समाज में आ ही रहे थे, अब चाहे मॉनेटरी टर्म में लो, चाहे हर तरीके से धीमे धीमे बदलाव आ रहे थे। स्पेशली कहाँ पे बदलाव देखने को मिल रहे थे, स्पेशली ये बदलाव वेस्टर्न यूरोप में देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पे समझिएगा कि जो सोसाइटल सिस्टम था, मतलब वहाँ की जो सोसाइटी थी वो बहुत अलग थी बाकी सारे वर्ल्ड से, है ना। जो डेवलप्ड हुई थी वेस्टर्न यूरोप में मेडिवल पीरियड के टाइम पे, वो बहुत अलग थी बाकी सारे वर्ल्ड से। और इसी को बोल रहे थे, नाम दिया गया था फ्यूडलिज्म का। क्या नाम दिया गया था? फ्यूडलिज्म का। तो फ्यूडलिज्म मैंने ओवरव्यू दे दिया, अब यहाँ पे इस पूरी सोसाइटी को नाम दिया गया फ्यूडलिज्म का। अब देखिए यहाँ पे जो ये फ्यूडलिज्म वर्ल्ड है ना, ये कहाँ से निकल के आया आपको बताती हूँ। ये निकल के आया एक वर्ल्ड से जिसे कहते हैं फ्यूड। क्या बोलते हैं? फ्यूड, FEUD, फ्यूड। इसका मतलब होता है कंडीशनल ओनरशिप ऑफ लैंड, है ना। तो किसी कंडीशन पे आपको लैंड की ओनरशिप मिली है। क्लियर है? अब जो फ्यूडलिज्म था ये एक नया सोशल इकोनॉमिक सिस्टम बन गया था वेस्टर्न यूरोप के अंदर। तो वेस्टर्न यूरोप के अंदर तो ये आ गया, और बाद में ये और जगह पे यूरोप के दूसरे पार्ट में भी फैला। ये कब फैला? मेडिवल पीरियड में, जो कि मैंने आपको बताया 600 एडी से 1500 एडी तक चला। अब इसके अंदर था क्या? इसके अंदर सोसाइटी जो थी वो अलग अलग, मतलब काफ़ी रिजिड क्लासेस में डिवाइडेड थी। तो खाली इंडिया के अंदर ये नहीं है, ये और जगह पे भी देखने को मिलाएगा। और कोई सेंट्रल अथॉरिटी हुआ नहीं करती थी, मतलब पॉलिटिकली कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी तो क्या होगा? जिसके पास जितनी ज़मीन, जितना पैसा, उसका उतना बोलबाला। इकोनॉमी जो थी वो विलेज बेस्ड इकोनॉमी थी। उसमें होता क्या था कि विलेज अपना कमाते थे, अपने ही मतलब कमाते क्या, प्रोड्यूस करते थे, उगाते थे, उगाने के बाद खाते थे वही सारे लोग, इतना सफिशिएंट होता था। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो प्रोड्यूस करते थे, जो कि वो ट्रेड कर देते थे, है ना। तो बहुत ट्रेड वगैरह के चक्कर में नहीं थे, जो सरप्लस होता था उसी को ही ट्रेड करते थे। मतलब यहाँ समझो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, स्पेशली नहीं कर रहे हैं ट्रेड के लिए, जो सरप्लस जो बचा हुआ उसे ट्रेड कर दिया। ठीक है, तो इसे ऐसे कह लो कि इट वॉज मार्क्ड बाय अ डिक्लाइन इन ट्रेड एज वेल एज टाउन, है ना। आप ऐसे कह लो कि ये वो वक्त था जब ट्रेड भी कम है और टाउन्स वगैरह मतलब शहर वगैरह भी कम है। उसके बाद यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, मतलब ज़मीनों के खूब सारे मालिक हुआ करते थे। और क्या वो करते थे? वही वही मैंने बताया ना, जिसके पास जितनी ज़मीन, जितना पैसा, उतना उसका सोसाइटी में बोलबाला। तो वही वो करते थे, सारे अफेयर सोसाइटी के कंट्रोल करते थे। जो राजा था, किंग जो था, वो बहुत पावरफुल हुआ नहीं करता था। और जो पीजेंट्स थे, है ना, जो किसान वगैरह थे, वो बर्बाद किए जाते थे, एक्सप्लॉइट किए जाते थे इन फ्यूडल लॉर्ड्स के द्वारा। सर्फडम एक इम्पॉर्टेंट फीचर बन गया था फ्यूडलिज्म का, कि मतलब आप क्या करोगे कि जैसे मान लो कि एक किसान की फैमिली है, वो फ्यूडल लॉर्ड्स की ज़मीन पे काम कर रही है, ठीक है। तो उसके जो बच्चे होंगे किसान के, वो भी उसी ज़मीन पे काम करेंगे, मतलब हेरिडेटरी यहाँ पे काम चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इस तरीके से बर्बाद करे जाता था फैमिलीज़ को, किसानों का काफ़ी यूज़ करते थे। और यहाँ समझिएगा, अब यहाँ से कहानी समझिएगा कि जो चर्च था, ठीक है, ये चर्च सिर्फ रिलीजियस नहीं रह गया था, अब ये और ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट, इनका इन्फ्लुएंस इनका ज़्यादा था यूरोप के अंदर। तो हम धीमे धीमे कहानी समझ रहे हैं। तो ये फ्यूडलिज्म को हमने समझा। अब बात आती है कि किसी न किसी चीज़ की जब शुरुआत होती है तो उसकी वजह होती है कि क्यों शुरुआत हुई। तो ऐसे यहाँ पे भी एक वजह है कि क्यों आखिरकार ये फ्यूडलिज्म डेवलप हो गया, क्यों डेवलप हुआ। तो देखिए वजह ये कि फ्यूडलिज्म डेवलप हुआ क्योंकि एक कोई सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं थी वेस्टर्न यूरोप के अंदर, और इतने सारे छोटे बड़े किंगडम्स थे कि फ्यूडलिज्म का डेवलपमेंट हो गया। अब ऐसे समझो कि अगर हमारे यहाँ पे कोई पार्लियामेंट ना होता, कोई पॉलिटिक्स ना होती, कोई डेमोक्रेसी ना होती, तो अब जो टाटा हैं, अंबानी हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, अपना यही सबको कंट्रोल कर रहे होते। इसी तरह से आप रिलेट करो।
है ना। तो ऐसे ही तरीके में क्या था कि लोकल लॉर्ड्स जो है वो बहुत पावरफुल बन गए, किंग से ज़्यादा पावरफुल बन गए, और इन्होंने सोसाइटी के अफेयर्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं ना। जैसे कि अगर यहाँ ना होता तो अडानी अंबानी यही सबका बोलबाला होता, वैसे ही जब वहाँ पे एक कोई पावरफुल अथॉरिटी नहीं रही सेंट्रल में सबको देखे, तो जिनके पास ज़मीन, जिनके पास ज़्यादा मजबूती, वही सोसाइटल अफेयर्स को यहाँ पे कंट्रोल करने लग गए थे। तो इस वजह से ये फ्यूडलिज्म डेवलप हो गया था। अब आप बोलोगे कि मैम थोड़ा फीचर्स बताइए फ्यूडलिज्म के, तो समझ आए और अच्छे से। देखिए, जो इकोनॉमी होती है ना फ्यूडल सिस्टम में, वो विलेज बेस्ड होती है। मतलब जैसे विलेज बेस्ड मैंने आपको बताया कि जो गांव होते हैं वो खुद में सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, वो अपना उतना ही कमाते हैं, मतलब कमाना क्या कह लो, उतना प्रोड्यूस करते हैं जितना कि वहाँ के लोगों को खाना है, अपना खाया हुआ पेट भरा, जो सरप्लस हुआ वो थोड़ा बहुत ट्रेड कर दिया। समझे ना। टाउन्स वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं, डिक्लाइन हो रहे हैं, ट्रेड वगैरह इस पीरियड में बहुत डिक्लाइन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लैंड इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? जमीन इंपॉर्टेंट है, मनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन सोर्स ऑफ पावर है वो है लैंड, जिसके पास जितनी लैंड उतना उसका बोलबाला। समझे। इतनी बात आपको आई होप क्लियर हो रही होगी। अब देखिए, मैनर की अगर मैं आपको बात करूं, है ना, MANOR, दी मैनर। अब यहाँ पे समझिए क्या है, जो पीजेंट्स काम करते हैं जमीन के ऊपर फ्यूडल लॉर्ड की, विच वॉज ऑर्गेनाइज इंटू मैनी स्टेट और मैनर्स। अब यहाँ पे समझो कि फ्यूडल लॉर्ड की ज़मीन है ना, फ्यूडल लॉर्ड समझ रहे हैं ना, ज़मीन का लॉर्ड, ज़मीन का मालिक। अब उसकी जो ज़मीन है इसके ऊपर पीजेंट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, ये किसान काम कर रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करा गया था बहुत सारी स्टेट्स में। ठीक है, आजकल हम लोग रियल एस्टेट का भी नाम समझते हैं ना, तो ये स्टेट्स वर्ल्ड में, या आप कह लो मैनर भी इसको बोलते हैं, मैनर्स में। अब हर एक मैनर जो है उसके पास एक कैसल था, है ना, जहाँ पे वो लॉर्ड रहता था। ऐसे समझ लो कैसल है बड़ा सा, तो यहाँ पे लॉर्ड रह रहा है। ठीक है, हर एक मैनर के अंदर एक कैसल था जिसमें, जो कि होम था लॉर्ड का, है ना, लॉर्ड रहता था यहाँ पे। और फार्म्स फॉर पीजेंट टू वर्क, इसके अंदर हर एक मैनर के अंदर क्या क्या था, एक कैसल था जिसमें लॉर्ड रहता था, उसके साथ यहाँ पे खेत थे, मतलब फार्म था। इस पिक्चर में आपको सब समझ में आ जाएगा, इस पिक्चर में सब दिया है, पूरी मैनर की ये फोटो है। और फार्म्स थे, पीजेंट जहाँ पे यहाँ पे काम समझ लो कर रहे हैं पीजेंट, तो ये फार्म्स हो गए। हाउसेस हो गए पीजेंट्स के लिए रहने के लिए, देखिए छोटे छोटे घर हैं, तो यहाँ पे पीजेंट्स मतलब ये किसान वगैरह रह रहे हैं। ठीक है, वर्कशॉप्स हैं पीजेंट्स के लिए। ठीक है, वर्कशॉप है जहाँ पे पीजेंट्स यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। या कॉमन वुड्स हैं लंबर जैक्स के लिए जो काटी जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारी वर्कशॉप्स हैं यहाँ पे। समझ रहे हो ना, सब कुछ है यहाँ पे। एक कैसल है, मैनर के अंदर क्या क्या है, एक कैसल है जहाँ पे लॉर्ड रह रहा है, कुछ यहाँ पे आपको देखिए फार्म्स दिख रहे हैं, पीजेंट्स के रहने के लिए घर हैं, वर्कशॉप्स हैं पीजेंट्स के लिए जहाँ पे वो नॉन एग्रीकल्चर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब जो भी प्रोड्यूस होता था मैनर के अंदर, जो भी, उसे लॉर्ड और वहाँ के रहने वाले लोग कंज्यूम कर लेते थे। ठीक है, उसका यूज़ कर लेते थे, एंड बहुत ही छोटी मात्रा में उसका ट्रेड किया जाता था। जैसे मैंने आपको बताया कि सरप्लस सरप्लस का खाली ट्रेड किया जाता था। और जो मैनर के अंदर काम करते थे ना, उसमें सर्फ हो गए और टेनेंट फार्मर हो गए। ठीक है, एक तो वही जो काम कर रहे हैं वही आपके किराए वाले जो फार्मर्स हैं वो, और सर्फ मैंने आपको बताया कौन होते हैं, तो ये दोनों लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब फार्म को भी डिवाइड करा गया है लैंड की स्ट्रिप में। कैसे फार्म को डिवाइड करा गया है, स्ट्रिप्स ऑफ लैंड में डिवाइड करा गया है। कुछ जो है वो दी जाती थी टेनेंट फार्मर्स को। अब टेनेंट फार्मर्स क्या कि ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, बदले में कुछ देंगे, टेनेंट है, किराएदार टाइप का समझ लीजिए। तो इसमें क्या है, ये शेयर ऑफ प्रोड्यूस को एज अ टैक्स देते थे लॉर्ड को। मतलब समझो कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इतिहास से क्या होता है कि जैसे कि जो फार्मर काम करता था ज़मीन पे, वो उससे जो भी उगता था तो टैक्स के तौर पे पहले पैसा तो दिया नहीं जाता था, तो पहले वो जो उगाते थे, जो प्रोड्यूस होता था, वो अपना कुछ टैक्स के तौर पे देते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे समझिए कि जो टेनेंट फार्मर्स थे वो क्या करते थे कि टैक्स के तौर पे कुछ प्रोड्यूस अपना कुछ मात्रा में ये लॉर्ड को देते थे। ठीक है, और बाकी सारी जो लैंड बची, स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहे हैं ना, जिसमें कुछ टेनेंट को दे दी, और बाकी जो लैंड बची यहाँ पे वो आपकी
लॉर्ड को, जो लॉर्ड की होती थी, ठीक है ना, वो बाकी जो लैंड बचती थी वो सारी की सारी लॉर्ड को दे दी जाती थी, मतलब जो भी उसका मालिक है उसको दे दी जाती थी। क्लियर हो गई बात? ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था। देखिए सबसे पहले ये इस तरीके से चल रहा है कि ऊपर आ रहा है किंग, उसके बाद ड्यूक एंड जो हो गए उसके मतलब लॉयल जितने लोग हैं। उसके बाद फिर धीमे धीमे आता है बैरन्स में, जैसे मिलिट्री पावर है ना, ये नाइट्स वगैरह आ गए, है ना। उसके बाद आपके पीजेंट्स आ गए, तो सबसे नीचे आपके पीजेंट्स थे, और इस तरीके से कुछ हायरार्की उस समय हुआ करती थी। ये क्या कह रहे हैं, फूड एंड सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, नाइट्स को। अब इन लोगों ने क्या करा, ये यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मिलिट्री सर्विस दे रहे हैं। उसके बाद ये नोबल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मनी और जो है नाइट्स दे रहे हैं किंग को, और किंग बदले में क्या दे रहा है, लैंड दे रहा है पहले इनको, नोबल्स को। ये लैंड जो है, अपनी लैंड जो है थोड़ी सी यहाँ चेप रहे हैं इनको, आपको नाइट्स को। उसके बाद ये अपनी थोड़ी सी लैंड यहाँ पे चेप रहे हैं वो पीजेंट्स को, वो बेचारे काम कर करके बदले में ये काम कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो ये कैसे डाउनवर्ड चीज़ें जा रही हैं और ये किस तरीके से अपवर्ड चीज़ें जा रही हैं। सब सर्विसेज का एक पिरामिड कह लो पावर का, यहाँ पे फ्यूडल पिरामिड पावर जो ऑफ पावर जो है वो इसके अंदर पूरा रिप्रेजेंट करा जा रहा है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और पीजेंट्स के बारे में कुछ बात आपको बताएंगे। देखिए पीजेंट्स को यहाँ पे क्लासिफाई करा गया कुछ चीज़ों में, यहाँ समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले सर्फ हमने समझा, लेकिन और अच्छे से यहाँ पे जान लेंगे सर्फ क्या है। ये लैंड के ऊपर काम करते हैं लॉर्ड की, जो लॉर्ड की लैंड है, ठीक है, उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, और ये फ्री में काम कर रहे हैं, इसका पैसा नहीं इनको मिल रहा है, ये फ्री में काम कर रहे हैं। सारे के सारे जितना भी लेबर वाले फंक्शन हो गए ना उनके लिए, वो सब परफॉर्म कर रहे हैं जैसा कि लॉर्ड चाह रहा है, उस तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब समझिए ये आज़ाद नहीं है, ये सर्फ जो है ये आज़ाद नहीं है, फ्री नहीं है, ये एक तरीके से लैंड से बंधे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ओनर होगा लैंड का, उनको ये सर्फ की भी ओनरशिप मिल जाएगी। समझ रहे हो कि जमीन का मालिक अगर आज ए है तो आज सर्फ ए के अंडर काम करेंगे, मतलब ये मालिक हो जाएगा ए सर्फ का। और अगर मान लीजिए जमीन कल को ट्रांसफर होकर बी के पास चली जाती है तो ये सर्फ जो है वो बी के अंदर काम करेंगे, बी मालिक हो जाएगा इन सर्फ्स का। मतलब समझे कि जमीन के साथ जुड़े हैं, जमीन जिसकी सर्फ उसके। तो इस सिस्टम को बोलते थे सर्फडम। क्या बोलते थे, सर्फडम, SERFDOM। क्लियर। उसके बाद दूसरे आते हैं फ्री होल्डर्स। अच्छा फ्री होल्डर्स याद है, फ्री होल्ड की ज़मीन आजकल आपने सुनी होगी, बहुत सुनी होगी, जो जो थोड़ा भी प्रॉपर्टी में रहते हैं। तो फ्री होल्डर्स ये अपनी लैंड पाते थे लॉर्ड से, लॉर्ड इनको लैंड दे देता था, तभी कहते हैं ना फ्री होल्ड, आराम से होल्ड करा है ना। ये फ्री थे, सिर्फ और सिर्फ टैक्स जो भी लॉर्ड कहता था एक फिक्स टैक्स अमाउंट का पे करते थे। अब वो टैक्स जानते हैं, आप अपने प्रोड्यूस के माध्यम से पे करते थे। तो समझ रहे, फ्री होल्ड मतलब होल्ड भी है और फ्री है, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। फिर आते हैं थर्ड नंबर पे विलियंस। अब ये क्या थे यहाँ पे समझिए, इनको भी जो लैंड मिलती थी ना वो लॉर्ड देता था, लॉर्ड ने इनको लैंड दे दी। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि कुछ दिनों तक के लिए, मतलब कुछ फिक्स नंबर ऑफ डेज थे, उन दिनों में क्या होता था कि ये लॉर्ड के लिए काम करते थे, है ना, ये लॉर्ड के लिए पूरी तरह से काम करते थे। और उन फिक्स दिनों के अलावा बाकी दिनों में इनके पास आज़ादी थी, ये फ्री हुआ करते थे, और बदले में टैक्स जो है पे करते थे लॉर्ड को। और टैक्स मैंने आपको बताया किस तरह से पे हो रहा है कि जो भी प्रोड्यूस वो कर रहे हैं उसका एक पार्ट ये लॉर्ड को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया विलियंस। और उसके बाद आए फ्री मैन। फ्री मैन कौन है, ऐसे पीजेंट्स जो देवर द सर्फ फ्रीड बाय देयर लॉर्ड्स ऑन देयर डिस्क्रिशन। अब देखो ये पहले सर्फ हुआ करते थे, है ना, लेकिन ऐसे लोग जिनको लॉर्ड ने ही अपनी मर्जी से आज़ाद कर दिया है। सर्फ तो हमने समझाया आपको अच्छे से क्या है कि लैंड के साथ ही जुड़े हैं, जो लैंड का ओनर वो उनका ओनर, है ना। लेकिन फ्री मैन क्या है कि लॉर्ड ने अपनी मर्जी से आज़ाद कर दिया कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। तो इतने कुछ तरह के पीजेंट्स थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आई बात द किंग एंड द नोबल मैन, है ना, हम सब आपको समझाएंगे, पूरी हायरार्की आपको समझाने जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग बहुत है। अब देखिए
द किंग एंड द नोबलमैन में जो फ्यूडल हायरार्की थी उसमें आपका मैंने पीछे बताया, एक बार चल दें पीछे दिखा दें ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। हाँ, कि भाई देखो यहाँ पे किंग सबसे ऊपर आ रहा है, तो किंग सबसे ऊपर आ रहा है ना, और उसके बाद कौन आ रहे हैं, नोबलमैन आ रहे हैं। किंग के नीचे कौन आ रहे हैं, नोबलमैन आ रहे हैं, है ना। तो उसके नीचे चलते आ रहा है मामला, 1 सेकेंड, ओके। तो सबसे ऊपर कौन आ रहा है, किंग आ रहा है, उसके बाद नोबलमैन आ रहे हैं किंग के नीचे, एंड उसके बाद इसमें भी समझिए यहाँ पे सब ऑर्डिनेट है ना, इसके बाद हायरार्की चलती जा रही है ना, ओवर लॉर्ड्स, सब ऑर्डिनेट लॉर्ड्स सब नीचे आते जा रहे हैं, ठीक है। तो हर एक नोबलमैन जो है वो एक वसल था, VASSAL, वसल ऑफ एंड ओनली हिज ओवरलॉर्ड। मतलब समझो हर एक नोबलमैन जो है वो किसके लिए काम कर रहा है, अपने जस्ट ऊपर वाले के लिए, है ना। तो बीइंग अ वसल means owing allegiance or being loyal in return of which the vassal got some formal rights। अब ऐसे समझो कि जैसे ये है नोबलमैन, तो इसके ऊपर वाला जो भी है ये इसके लिए ही लॉयल रहेगा, इसी के लिए काम करेगा, इसी के द्वारा दिए गए चीज़ों के लिए करेगा, और बदले में ये जो इसके ऊपर वाला है ना इसको कुछ देगा, मतलब समझे, इसको कुछ फॉर्मल राइट्स देगा, इन रिटर्न ऑफ विच द वसल गॉट सम फॉर्मल राइट्स। तो ये जो हायरार्किकल सिस्टम था वो अनब्रीचेबल था, मतलब ये अनब्रीचेबल का मतलब कोई ब्रीच नहीं हो सकता, दैट इज लोअर लॉर्ड वुड ओनली फॉलो कमांड्स ऑफ इट इमीडिएट ओवरलॉर्ड एंड नॉट ऑफ लॉर्ड्स फर्दर हायर इन द हायरार्की। मतलब समझो अगर इस तरीके से एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है ना, तो ये वाला जो है वो इसके ही दिए हुए कमांड्स को सिर्फ सुनेगा, सिर्फ इसके दिए कमांड्स को, इसी के द्वारा दी गई चीज़ को, मतलब ये ऊपर वाले की नहीं सुनेगा, ये सिर्फ इसकी सुनेगा, मतलब ब्रीच बीच में नहीं हो सकता। इसलिए जो कपलेट्स हैं कमांड के वो डेवलप होने लगे विद द कमांड हैविंग लेजिटिमेसी जस्ट बिटवीन टू इमीडिएट लेवल। से समझ में आता है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों के बीच में ही सारे कमांड्स रह रहे हैं, ये नहीं कि ये भी चले आए इनको देने के लिए, ये भी चले, ये इन्हीं को ही देंगे, समझे, ऊपर वाला ही नीचे वाले को कमांड देगा। तो ये जो किंग था वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूक्स को या अर्ल्स को, जो किंग के नीचे आते हैं ना ड्यूक्स या अर्ल्स, इन्हीं को ही ऑर्डर दे सकता था, है ना। हु वुड देन ऑर्डर देयर सबऑर्डिनेट लॉर्ड्स, और उसके बाद ड्यूक्स और अर्ल्स अपने सबऑर्डिनेट लॉर्ड्स को ऑर्डर देते थे। तो इस तरीके से चलता रहता था, जैसे मैंने आपको समझा दिया कि मतलब एक दूसरे के बीच में ऊपर नीचे में ही मामला रुका रहता था। अब ड्यूक्स और अर्ल्स इनको मिलिट्री सपोर्ट मिलता था फ्रॉम दी बैरन्स, है ना, हु वर लाइक मिलिट्री जनरल हु फर्दर डिपेंडेंट ऑन दी नाइट्स। मतलब यहाँ समझिए जैसे कि किंग आ रहा है तो इसके नीचे आ रहे हैं ड्यूक्स एंड अर्ल्स, इनको कौन सपोर्ट दे रहा है, नीचे वाले सपोर्ट देंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, तो इनको यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं यहाँ पे बैरन्स। उसके बाद ये मिलिट्री सपोर्ट नीचे वाले से पा रहे हैं, है ना, ये मतलब एक तरीके से बैरन्स या आपके मिलिट्री जनरल हो गए। उसके बाद ये उसके नीचे डिपेंडेंट है ये नाइट्स पे, है ना, जो एक्चुअल वॉरियर्स थे वो नाइट्स थे, मतलब ये, तो नाइट्स से ऊपर आ गए हम, ये बैरन्स पे आ गए, उसके बाद ये ड्यूक्स एंड आपका अर्ल्स पे आ गए, है ना, फिर उसके बाद ये किंग पे आ गए। क्लियर हो गया, तो ऐसा कुछ मामला है। अब फर्दर और बातें समझिए कि कोई भी लॉर्ड खुद से, है ना, उसके पास जो है डायरेक्ट ओनर नहीं होता था लैंड का अंडर हिम। समझिए एनी लॉर्ड हिमसेल्फ वाज नॉट द डायरेक्ट ओनर ऑफ द लैंड अंडर हिम। मान लो कोई भी लॉर्ड है सपोज, है ना, और इसके अंदर कोई भी ज़मीन आ रही है, तो वो इस ज़मीन का डायरेक्ट ओनर नहीं होता था, है ना। ही हेल्ड लैंड इन द नेम ऑफ हिज ओवरलॉर्ड। मतलब इसके पास ज़मीन तो है, इस वाले के पास ज़मीन तो है, लेकिन ये ज़मीन जो है वो इसके जो ऊपर वाला है, ठीक है, इसके ऊपर वाला जो इसका ओवरलॉर्ड है उसके नाम पे इसने रख रखी है अपने पास, ठीक है। तो लीगली अगर देखें तो सारी ज़मीन हो गई किंग की, क्यों, क्योंकि सबसे ऊपर आ रहा है राजा, और राजा से ऊपर तो कुछ नहीं, तो भाई चाहे जितना भी नीचे वाले के पास ज़मीन हो वो अपने ओवरलॉर्ड के नाम पे ले रहा है, फिर उसकी भी नहीं है वो भी अपने ओवरलॉर्ड के नाम पे ले रहा है, उसकी भी नहीं है वो भी अपने ओवरलॉर्ड के, तो आखिरी में कौन आता है, आखिरी में आता है किंग। तो एक तरीके से सारी ज़मीन जो है वो किंग की ही थी। तो किंग एक लौता ऐसा था जिसके पास अथॉरिटी थी कि वो नाइटहुड दे टू सन ऑफ अ नोबल मैन हु कुड देन अफिक्स सर टू हिज नेम। अब समझो कि किंग के पास ऐसी अथॉरिटी थी, इकलौते किंग ऐसी था जिसके पास ऐसी अथॉरिटी थी कि नाइटहुड दे दे नोबल मैन के सन को, और उसके बाद एक बार नाइटहुड उनको मिल गई तो वो अपने आगे सर लगा सकते थे, अपने नाम के आगे सर लगा सकते थे। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ भी आगे अफेक्ट्स और लगे हैं, तो यहाँ पे ये अपने नाम के आगे ऐसे लगा सकते थे सर, जो भी नाम आगे हो। तो हर एक लॉर्ड जो है
है ना? उनकी खुद के सोल्जर्स हुआ करते थे और यही जो है एक सोल अथॉरिटी हुआ करते थे अपनी स्टेट के अंदर, अपनी स्टेट में। मैंने आपको ऊपर जब पढ़ाया है तो उसके अंदर बताया है कैसे क्या है, मैनर आपको पढ़ा रहे थे तो आपको हमने समझाया, ठीक है? तो अपनी स्टेट में जो है वो उनके पास पावर हुआ करती थी। तो ये कुछ इसके अंदर कहानी है, वो सोल अथॉरिटी थे। दस देर वॉज नो सेंट्रल अथॉरिटी in functional terms and king was central authority only in legal terms resulting in very little political unity। अब आप समझो, यहाँ पे सारा काम तो नीचे 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 अपने आप हो रहा है। तो यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी तो कोई बनी नहीं, क्योंकि हर हर बंदे का काम अपने में अलग है, हर बंदा अपने तरीके से अपने में राजा हो रहा है, तो भाई एक सेंट्रल अथॉरिटी तो बनी नहीं। और किंग की अगर हम बात करें कि किंग के हाथ में सारी लैंड है, किंग के अंदर सारी पावर है, तो किंग जो है यहाँ पे लीगल तरीके से था, लीगल टर्म में तो किंग ही सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें अथॉरिटी की बात करें तो सबकी अपनी खुद की हो रही है, इसलिए सेंट्रल अथॉरिटी कोई नहीं बन रहा है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी बहुत कम थी और धीमे 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 ये हायरार्की जो है वो हेरिडिटरी बन गई। मतलब अब जो इसका बेटा होगा वो इसी के अंदर आएगा, वो कहते हैं ना राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है? तो लॉर्ड का सन जो है वो नेक्स्ट लॉर्ड बनने लगा, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन उसके फादर वसल की जो है, जो वसल्स थे, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन भी वसल बनने लगी। तो धीमे धीमे अभी तो चल रही थी हायरार्की, अब चलने लगी हेरिडिटरी की, जो जिस फील्ड में है उसी के बेटे उसी में ही रहेंगे। तभी कहते हैं ना राजा का बेटा राजा बनेगा वाला सीन। ठीक, तो आखिरी में बस हम कंक्लूजन देखते हैं। बहुत अच्छे से समझा रही हूँ तो आराम आराम से समझाऊंगी ताकि दिमाग में घुसे, भगाना नहीं है कोई भी चीज़ को। तो कंक्लूजन ये है कि ये देखने को यहाँ पे मिला कि फ्यूडल सोसाइटी आप रिजिड क्लासेस में ज़्यादा डिवाइडेड थी और इसमें कोई स्कोप नहीं था, कोई स्कोप नहीं था सोशल मोबिलिटी का, किसी तरीके से इधर उधर चीज़ें हों। किंग के पास कोई, मैंने क्या समझाया कि किंग के पास कोई रियल अथॉरिटी नहीं थी। लॉर्ड की पावर जो है, मतलब एंड द पावरफुल लॉर्ड, जो पावरफुल लॉर्ड थे, जो इनके पास बहुत पावर थी, है ना, वो आम जनता के वेलफेयर के बारे में, उनके भले के बारे में सोचते ही नहीं थे, क्योंकि आम जनता ज़्यादातर पीजेंट्स थी। तो हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में दिखा, इंडिया में नहीं दिखा क्या? इंडिया में बाद में चीज़ें देखने को मिली है भाई। तो भाई जो है देखिए हर टाइम पे देखिए यहाँ पे भी, मतलब देखिए यहाँ पे रहा है कि जो लोग थे उनके वेलफेयर के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, किसानों के बारे में नहीं सोचा, और यहाँ पे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था, इकोनॉमी रुकी पड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो भी प्रोड्यूस आता था उसे लॉर्ड वेस्ट कर देते थे अपनी लग्जीरियस लिविंग में, है ना, इतनी अय्याशी से जीते थे कि उसमें जो भी उनके पास आ रहा है उसको आगे पैसा बनाने की बजाय अपनी अय्याशियों में बर्बाद कर देते थे। कोई भी पीजेंट्स के अंदर पास फ्री नहीं थे, वो फ्रीडम नहीं था कि वो इधर से उधर जाए, बस ज़मीन से बंधे हैं तो बंधे हैं, जैसे मैंने आपको सर्फ के बारे में बताया। और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप एब्सेंट थी। आज सबका अपना खुद का बिजनेस है, ऐसा नहीं था। सब कुछ जो है वो एक दूसरे के हाथ में था और वो सारा का सारा हायरार्की के हिसाब से चल रहा था। तो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप नहीं थी इस समय। कहानी आपको समझ में आ गई? तो यहाँ पे हम इस पार्ट 1 को ख़त्म करते हैं। बताइएगा कैसा लगा, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ जॉइन माई मेंबरशिप टू enjoy the various perks, and also you can watch these videos on Facebook, just like the page Sirf IAS, and all the social media platform are in description box. Link are in description box. Thank you so much. Have a wonderful day. Take care.